हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, ज़बरदस्त एवं शानदार होंगे। तो जैसा कि आज 29 अगस्त है और आज का पहला शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है, तो मैं आप सभी के बीच में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। और हमें आज के सारे प्रश्न मिल चुके हैं, तो हम एक एक प्रश्न को डिटेल में करने वाले हैं। तो जिनका एग्ज़ाम आगे है, तो ये वीडियो वो तो स्किप नहीं कर सकता है, और जिनका एग्ज़ाम था वो तो ज़रूर ही देखेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप जिनका एग्ज़ाम है तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिनका आने वाले शिफ्टों में है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें कि क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, जो पिछले वाले शिफ्टों में आए थे। तो कई क्वेश्चन वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन आए आपके शिफ्टों में, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यही आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए, हम देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो एक बात और जान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन और आंसर एकदम सही होंगे। हमारे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो एकदम डिटेल में करने वाला है हम लोग, और यूट्यूब पे और कोई ऐसा नहीं कराने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे, खुद ही जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज। तो क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला है, ठीक है। तो रोहित शर्मा ने 23 अप्रैल 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए हैं, ठीक है। इस उपलब्धि के साथ वे दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। RTI, जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार, किस बॉडी पर लागू किया जा सकता है? तो ये सरकारी संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए डिटेल में जानेंगे इसको। तो RTI सूचना का अधिकार अधिनियम केवल उन संस्थाओं या निकायों पर लागू होता है जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कानून मुख्यतः सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सरकारी संस्थाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा प्राइवेट संस्था है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछा गया था, ठीक है। तो ये टिस्को ये हमारा प्राइवेट संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पहले बता चुका हूँ मैं कि हमारे ऑप्शंस थोड़े अलग हो सकते हैं, तो लेकिन हमारा आंसर एकदम सही रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 28 बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बची हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो 28 बैंक विलय किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब भारत में बचे हैं, मतलब 28 विलय किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब भारत में बचे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये है 28 वो सही हो जाएगा, ठीक है। यह विलय एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक नीति के तहत किया गया है, जिसकी पहले 43 से घटकर 1 मई 2025 तक बैंकों की संख्या 28 हो गई है। इस विलय का उद्देश्य वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यक्षमता को सुधार करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि हमें गाँव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं? तो 1857 में ग्रामीण द्वारा ब्रिटिश सेना को घेरने और धमकी देने का वर्णन करने वाला बयान लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर द्वारा अपने कमांडर इन चीफ को 6 अगस्त 1857 को भेजे गए एक टेलीग्राम में से लिया गया था, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन दिया होगा वैसा इसका उत्तर हो जाएगा,
ठीक है, अब आप लोग जानेंगे कि ऑप्शन क्या दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? तो जो क्रिस्चियन स्टॉकर हैं वर्तमान में ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। ठीक है, उन्होंने 3 मार्च 2025 को अपना पद संभाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्रिस्चियन स्टॉकर। चलिए आगे देख लेते हैं, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू की गई है? ठीक है, ये मुंबई से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान को मुंबई के भारतीय नौसेना जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र कोलाबा से शुरू किया गया है। ठीक है, यह 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 12 सदस्य महिला चालक दल के साथ यह अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ठीक है, तो बंगाल सरकार ने 1895 में कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट पारित किया था, जो कोलकाता में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, यह अधिनियम के तहत कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पहली बार 1897 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। ठीक है, जिससे शहर की विद्युत आपूर्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2015 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होने वाला है। ठीक है, तो पेरिस समझौता एक वैश्विक जलवायु समझौता है जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभवतः 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है। ठीक है, इसे 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पेरिस फ्रांस ने 12 दिसंबर 2015 को अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहा जाएगा 2015 में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताएंगे आप सभी क्या होगा इसका आंसर? तो आइए जानते हैं, परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के द्वारा 1849 में बम्बई में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग डेट भी याद रख लीजिए कब किया गया था। तो बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के मध्य एशिया में कौन आया था? तो आर्य आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए डिटेल में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। ठीक है, यह सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, सबसे पहले किस अम्ल एसिड को खोजा गया था? तो बताएंगे आप सभी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड को सबसे पहले एक खनिज के अम्ल के रूप में पहचान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा था कि एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली में बनी हुई थी? ठीक है, तो ये बेसन स्थापत्य शैली में बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जानेंगे। तो एलोरा की गुफाएं मुख्यतः भारतीय मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली में बनी हुई हैं। ये गुफाएं शैलकट वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धार्मिक स्थापत्य शैलियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं लगभग 6वीं सदी से 10वीं सदी के बीच बनी थी। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। खास तौर पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय हुआ था। एलोरा की गुफाओं की संख्या आपसे पूछे तो ये कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे 34 गुफाएं हैं। आपसे पूछ लेगा कि एलोरा की गुफाएं की संख्या कितनी? तो कुल 34 गुफाएं थी। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं।
देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन कल ही आया था और आज फिर रिपीट हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो कल की वीडियो में जो हमने कल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, उसमें हम सभी राज्यों के 371 ए से लेकर 371 जे तक सभी राज्यों के बारे में बताया है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, चलिए उसमें हम डिटेल में कराए हुए हैं पूरा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों का प्रावधान है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, तब बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ठीक है, तो नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, चलिए भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन भी एक दिन एक शिफ्ट में आया था, मुझे एग्जैक्ट शिफ्ट का नाम नहीं याद है कि शिफ्ट में आया था, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो जिस ऑप्शन में दिया होगा यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये धर्म गार्जियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो धर्म गार्जियन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2025 का 6वां संस्करण है। तो ये अगर आपसे पूछे कि संस्करण कौन था, तो ये 6वां संस्करण था। ठीक है, जापान के पूर्वी फौजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में 24 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, और एक बात और है कि अगर आप सभी को PDF चाहिए इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। लिंक पे आप क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं धर्म गार्जियन की शुरुआत कब हुई थी। ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद रोधी अभियान को रोकना था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। इसके अलावा भारत और जापान के बीच एक GMAX नौसैनिक अभ्यास होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, GMAX। जैसे हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, और एक और होता है सिन्यू मैत्री। ठीक है, जिसे वायुसेना द्वारा होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, GMAX और सिन्यू मैत्री, ये दोनों जापान के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 20 है ये भारतीय संविधान में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और आप सब अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, दिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, इसे 1951 में प्रस्तुत किया गया था और इसे संसद में जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी।
ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब किस टूर्नामेंट में जीता था? ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानुष शाह और दिया चितले ने टूर्नामेंट WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, यह टूर्नामेंट ट्यूनीशिया में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट का नाम क्या था? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, क्या लगा के आए हैं आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। ठीक है, तो भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम INS अर्गला है। इसे 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया था। ठीक है, INS अर्नाला की लंबाई 77.6 मीटर है। ठीक है, और इसका वजन का बात करते हैं। इसकी वजन जो है ये 1490 टन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, CDP। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में CDP कहते हैं या अंग्रेजी में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसके ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए गए थे, तो जो इसका सही आंसर है इसका हो जाएगा 239, आर्टिकल 239। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो जो हमारा अनुच्छेद 239 है भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके तहत हर केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के समान एक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से पूछा गया था कि डेस्कटॉप पर नई फाइलें कैसे बनाई जाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था इसके पहले। तो डेस्कटॉप पर नई फाइलें बनाने के लिए डेस्कटॉप पर खाली जगह पर माउस से राइट क्लिक करें। ठीक है, फिर नया पर जाएं, मतलब न्यू पर जाएं और जो फाइल आप बनाना चाहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट उसे चुनें या सीधे फोल्डर चुनें और उसके अंदर फाइल बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन खोलें। ठीक है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+N का उपयोग करके भी डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि ऑप्शन कैसा दिया होगा इसमें। तो हमें लगता है ऑप्शन दिया होगा Ctrl+Shift+N। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ये डेक्कन का पठार प्रभावित होता है पश्चिमी घाट के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो भारतीय जनसंख्या को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसके ऑप्शंस सही नहीं मिले हैं। तो जो ये अक्षांश है, लेटीट्यूड जिसे कहते हैं, ये जो हमारा है ये भारतीय जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश भौगोलिक स्थिति का एक सूचक है। ठीक है यार, लेकिन यह सीधे जनसंख्या प्रभावित कारक नहीं होता है, बल्कि जलवायु, मौसम आदि माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा।
विशुद्धि मग्न बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो विशुद्धि मग्न पुस्तक के लेखक हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसे बौद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, इसका अर्थ होता है पद की शुद्धि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध घोष। चलिए, कब लिखे थे? 5वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो के क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ है? तो ये लौबिया नामक बीज अंकुरित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक स्वदेशी हल्का टैंक है? तो ये है जोरावर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जोरावर भारत का एक स्वदेशी हल्का टैंक है जिसे DRDO और भारतीय सेना की सहयोगी टीम द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब एकदम रियल और ऑथेंटिक थे। तो उम्मीद करते हैं हम आपको सभी क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगा हो कि हमने एकदम रियल क्वेश्चन कराया है और बढ़िया से कराया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं जो भी भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे करेंट अफेयर या जो भी एग्ज़ाम होता है सभी का एनालिसिस कराता रहता हूँ। तो इस चैनल पे आप जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो नमस्कार फिर से आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।